नहीं बल्कि कार्तिक मित्तल था, जो अच्छे अच्छे की खाट खड़ी कर सकता था। इसीलिए इस बार इन लोगों का कार्तिक से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया था। एक्चुअली इन लोगों ने कभी कार्तिक के मामले में टांग अड़ाने का सोचा नहीं था, क्योंकि इनको तो कार्तिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर इन लोगों को कार्तिक की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता होता और उसके बाद इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होता, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इन लोगों ने जानबूझ के अपना सिर किसी दीवार से मार लिया है। बिल्कुल इसी तरह कार्तिक भी इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता था, पर कार्तिक ने इन लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कहा तो ये लोग उल्टा कार्तिक को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। और अपनी इसी नासमझी और एरोगेंट और घटिया बिहेवियर की वजह से ये लोग आज यहाँ इस हालत में थे। और पहले इन लोगों ने जो किया सो किया। सिद्धार्थ शुक्ला तो अभी भी कार्तिक की तरफ अपनी हार को ना मानने के एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। और तभी सिद्धार्थ ने कार्तिक से कहा, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जगह है, इसलिए तुम मुझे इतना कर दिखा रहे हो। अगर इस वक्त मैं अपने देश साउथ क्लाउड में होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे होते। और जैसे ही कार्तिक ने सिद्धार्थ की बात सुनी, उसकी हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, अगर तुम साउथ क्लाउड की बात कर रहे हो तो तुम एक बार वहां भी ट्राई करके देख लेना। पर तुम एक बात बताओ, क्या तुम साउथ क्लाउड से हाइजू मेरी मोटर कैट का रास्ता ब्लॉक करने के लिए आए थे? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे कार्तिक मित्तल के अगेंस्ट जा सको? कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए उससे कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, और ये सब मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है या फिर कुछ और, बल्कि इसलिए किया क्योंकि ये सब मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और वैसे भी एक मोटर कैट को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए सिद्धार्थ से कहा, व्हाट अ कैजुअल एक्शन, और ये सब करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? सिद्धार्थ और कार्तिक की बात सुनकर बहुत से सेकेंडरी जनरेशन के गार्ड्स जो सिद्धार्थ को फॉलो करते हुए हाइजू तक आए थे, वो इस वक्त ग्राउंड पर घुटने टेक कर बैठे हुए थे और रिलैक्स कर रहे थे। और ये लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि भले ही उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, पर क्या कार्तिक और बाकी के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें यहाँ से जाने देंगे? और किसे पता था कि कार्तिक अब जो आगे बोलने वाला था उसे सुनकर इन लोगों की तो जान ही निकल जाएगी। तभी कार्तिक ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को थोड़ी तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, तुम सब लोग यहाँ पर आओ और सिद्धार्थ और उसके लोगों को साथ ही उनकी कार्ड्स को भी समुद्र में फेंक दो, ताकि ये लोग उन समुद्री शार्क का खाना बन सके। कार्तिक की बात सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक साथ चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, यस बॉस। इस वक्त यहाँ 1000 से भी ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और जैसे ही इन लोगों ने एक साथ यूनियन में कार्तिक की बात का रिप्लाई दिया तो स्ट्रीट से जो शॉप्स भी खुली हुई थी वो सब भी डर के मारे बंद हो गई। यहाँ तक कि जैसे ही सिद्धार्थ और उसके लोगों ने कार्तिक की ये बात सुनी तो खुद भी वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और हैरानी से एक दूसरे से बोलने लगे, व्हाट, क्या ये लोग हमें सच में समुद्र में फेंकवा देंगे और वहां हमें मरने के लिए छोड़ देंगे? बॉस कुछ तो कहिए। तभी कार्तिक ने उन लोगों की बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहा, जो डिसीजन मैंने अभी लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। अब क्योंकि मैं ये सब रैंडमली कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं वही काम करूंगा जिसे करने के बाद मुझे पूरी संतुष्टि मिले। एनीवे, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले यही सब सिद्धार्थ ने कार्तिक से कहा था कि रास्ते को ब्लॉक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही बात कार्तिक भी सिद्धार्थ और उसके लोगों से कह रहा था, पर इस सब का रिजल्ट काफी डिफरेंट था। अब जितने भी सेकेंडरी जनरेशन के ये लोग थे वो सब कार्तिक के अंडर में थे। इस वक्त ये लोग बिल्कुल किसी चॉपिंग बोर्ड की तरह थे और सब कुछ कार्तिक के अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करता था। पर अब क्योंकि सिद्धार्थ ने कार्तिक के सामने अपनी हार मानने से मना कर दिया था, इसीलिए उसका शायद इन सब पर और भी ज्यादा इफेक्ट होने वाला था। तभी सिद्धार्थ के लोगों में से एक ने अपना पूरा जोर लगाते हुए और चिल्लाते हुए सिद्धार्थ से कहा, बॉस हम सब लोगों को मरना नहीं, आप प्लीज जल्दी से कार्तिक बॉस से माफी मांग लीजिए। और जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसको इस बात का भरोसा था कि चाहे कार्तिक कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर फिर भी वो शुक्ला फैमिली की रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकता। मन ही मन सिद्धार्थ भी अब तक ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि कार्तिक उससे बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी है, पर फिर भी वो ये बात सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इमेज खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि कार्तिक ने सिद्धार्थ और उसके लोगों को पूरी तरह से हरा दिया था, और यहाँ तक कि कार्तिक भी अब इन सारे लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। सिद्धार्थ और उसके लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक उनके साथ ऐसा कुछ करेगा। और अगर इस वक्त सिद्धार्थ ने अपने लोगों की बात मानकर कार्तिक के सामने अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं की तो कार्तिक सच में उन्हें समुद्र में फेंकवा देगा, जहाँ वो समुद्री जीव इन्हें अपना खाना बनाकर खा जाएंगे। इस वक्त सिद्धार्थ कार्तिक के चेहरे की तरफ देख रहा था, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे कार्तिक इस वक्त काफी सीरियस है, और उसने ये सब सिर्फ इन लोगों को डराने के लिए नहीं कहा था। इस वक्त सिद्धार्थ के सारे लोगों की अकल ठिकाने आ चुकी थी, और वो अब बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं रहे थे, और साथ ही साथ बहुत ही नर्व बढ़ चुके थे। और इसीलिए इस वक्त सिद्धार्थ के सारे आदमी सिद्धार्थ को कार्तिक से माफी मांग लेने के लिए कह रहे थे। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शुक्ला फैमिली का वारिस होने की वजह से वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को इस तरह से खराब होने देना नहीं चाहता था, और अगर उसने कार्तिक से माफी नहीं मांगी तो कार्तिक उसे और उसके लोगों को छोड़ेगा नहीं। यही सब सोचकर सिद्धार्थ का सिर फटे जा रहा था। आखिर वो कार्तिक से माफी मांगकर खुद को उसके सामने नीचा कैसे साबित होने दे सकता था, ये उसके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। तभी सिद्धार्थ ने कार्तिक से कहा, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगू, तो ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। सिद्धार्थ की बात सुन के कार्तिक ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए सिद्धार्थ से कहा, एज यू विश। वैसे भी मैंने कब कहा कि तुम मुझसे माफी मांगो, पर क्या तुम सिर्फ इस बात के लिए भी माफी नहीं मांग सकते थे जो आज तुमने यहाँ किया था? और इतना कहकर कार्तिक ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा कर दिया, और तभी सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो कब से कार्तिक के ऑर्डर का वेट कर रहे थे, उन्हें जैसे ही कार्तिक ने इशारा किया तो ये लोग दांत दिखाकर हंसने लगे, और फिर उन सेकेंड जनरेशन के लोगों को घसीटते हुए पानी की तरफ ले जाने लगे। बीच यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं था, बल्कि गली के दूसरी तरफ ही था। इनमें बहुत सारे समुद्री जीव थे, इसीलिए वहां जाने से ये सारे लोग डरते थे।
इसके अलावा ये एक पथरीला एरिया था जहाँ पर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती थी और अगर एक बार इनमें से किसी को फेंक दिया जाता तो उसका मरना तय था। और बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस समुद्र में गिरने के बाद लहरों की वजह से चट्टान के पास पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं, पर उस सिचुएशन में भी उनको बहुत सारी चोटें लगनी तो तय है। और अगर कोई अनलकी होता तो वो इंसान समुद्र में डायरेक्टली उन पथरीली चट्टानों पर भी गिर सकता था, जिस पर गिरने के बाद उसके हाथ पैर टूट सकते थे और उसे काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और अगर कोई डायरेक्टली समुद्र में गिर ही गया तो हो सकता है कि लहरों की वजह से वो समुद्र में और भी गहराई में चला जाए और उन समुद्री जीवों का खाना बन जाए और फिर धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाए। हालांकि सेकंड रेड जनरेशन के ये लोग बहुत ही एरोगेंट थे पर स्टूपिड बिल्कुल नहीं थे, और इसीलिए अपने सामने का सीन देखने के बाद इन लोगों को इतना तो अच्छे से समझ आ गया था कि अगर इन लोगों के सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने पानी में फेंक दिया इन्हें तो इनका मरना तय है। और भले ही ये लोग दिखने में कितने भी हट्टे कट्टे क्यों न लगते हों, पर रियलिटी यही थी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत वीक थी, इसलिए पानी में गिरते ही उन्हें मरने से तो कोई नहीं बचा सकता। यही सब सोचकर सेकंड रेड जनरेशन के ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और इस वक्त ये लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि डर के मारे इनकी पैंट फिर से गीली हो गई और ये लोग रोते हुए कार्तिक से उन्हें छोड़ देने की भीख मांगने लगे। तभी कार्तिक ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करके वहीं रुक जाने को कहा और फिर इन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों से कहा, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, इसलिए चुपचाप बताओ कि आखिर तुम लोग हाईसू क्यों आए थे, तुम्हारा यहाँ आने का मेन रीजन क्या था, और जिसने भी मुझे इस बारे में बता दिया मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा। इस वक्त कार्तिक को जिस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी वो ये कि आखिर इन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों ने यहाँ पर अपनी मोटर कैड्स क्यों रोकी थी और रोकने के बाद भी इन सारे लोगों ने ये तमाशा क्यों किया था। और उसके बाद सिद्धार्थ के साथ कोई 5-10 लोग नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोग आए थे, तो कार्तिक को यही लग रहा था कि जरूर इन लोगों का यहाँ आने का कोई और ही रीजन है। और वो तो अच्छा है कि मोना ने इन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों को संभाल लिया, वरना ये भी हो सकता था कि ये लोग कार्तिक पर अटैक करना चाहते हो या कार्तिक के लिए कोई ट्रैप सेट कर रहे हो। इसीलिए ये बात तो तय थी कि कार्तिक इन लोगों को पानी में फेंकने वाला था। हालांकि ये इतना ज्यादा भी स्कैरी नहीं था कि जितना दिख रहा था। दिखने में समुद्र का रीफ एरिया बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था, पर सच तो ये था कि इस जगह पर इन लोगों की लाइफ को कोई खास खतरा नहीं था। ऑफ कोर्स अगर ये लोग समुद्र में किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से बच के ये लोग वापस नहीं आ पाए तो फिर सिचुएशन में कार्तिक सिर्फ अपनी हेल्पलेसनेस दिखा सकता था, पर इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त कार्तिक कैसे भी करके इन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों को डराना चाहता था ताकि ये लोग अपना मुंह खोल दें और ये बता दें कि इन लोगों का यहाँ आने का मेन पर्पस क्या था। इतना कम समय रह जाने के बाद भी सिद्धार्थ को बाकी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी और अभी भी अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी बात पर अड़ा हुआ था और अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से सिद्धार्थ की जान भी जा सकती थी और उसके बाद वो कभी भी इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ एक अच्छे और रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और सिद्धार्थ ने अब तक अपनी लग्जरी लाइफ को उतने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया था, या किया भी होगा तो वो उसके लिए इनफ नहीं था और इसीलिए वो यंग एज में इस तरह से मरना नहीं चाहता था। क्या रिएक्शन होगा कार्तिक का जब उसे ये पता चलेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला और बाकी सेकंड रेड जनरेशन के लोगों का यहाँ आने का मेन रीजन क्या था, और क्या ये बात जानकर कार्तिक इन लोगों को यहाँ से जाने देगा। एक अच्छे और रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और सिद्धार्थ ने अब तक अपनी लग्जरी लाइफ को उतने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया था, या किया भी होगा तो उसके लिए इनफ नहीं था और इसीलिए वो इतनी यंग एज में इस तरह से मरना नहीं चाहता था। और इसीलिए यही सब सोचते हुए उसने तुरंत चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, ओके मुझे कुछ मत करना, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारे हाईसू आने का मेन रीजन क्या है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस हमें छोड़ दो। कार्तिक ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी उसने स्माइल करते हुए उससे कहा कि ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, इस वजह से कम तुम मुझे इस बारे में पहले ही बता देते, पर मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी सिद्धार्थ ने हेजिटेट करते हुए कार्तिक से कहा, पर इसके बाद तुम सच में हम लोगों को यहाँ से जाने दोगे ना? सिद्धार्थ कार्तिक से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था, उसे नहीं पता था कि कार्तिक किस तरह का इंसान था। अगर वो अब ये बात कहकर बाद में अपनी बात से मुकर गया तो, और इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया तो, यही सब सोचकर सिद्धार्थ को कार्तिक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कार्तिक मित्तल कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, पर हाँ ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने कार्तिक से कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ ने अभी तक किसी को भी ग्रीन माउंटेन जेड माइन के बारे में नहीं बताया था और ये बात शुक्ला फैमिली के अलावा कोई और जानता भी नहीं था और बाहर के लोगों से ये बात पूरी तरह से सीक्रेट रखी हुई थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप मेंबर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और साउथ क्लाउड से हाईजू आने का मेन पर्पस उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन के बारे में पता लगाना ही था। ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन एक टॉप क्लास स्टोन है जिसकी कीमत कई लाखों में होती है और इसलिए ये माइन वेल्थ का सिंबल है और इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली इस बारे में किसी आउटसाइडर को बताना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक को हाईजू आने का अपना पर्पस बताया तो ये सुनकर कार्तिक स्पीचलेस हो गया। इतने टाइम की मशक्कत के बाद कार्तिक को इन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों के बारे में ये बात पता चली कि ये लोग उसके आइलैंड और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन के लिए यहाँ आए थे और ये जानकर कार्तिक पूरी तरह से पजल्ड हो गया। क्या सच में ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन इतनी ज्यादा वर्दी थी जिसके लिए ये सिद्धार्थ और उसके लोगों को हाईजू तक आना पड़ गया? हालांकि जेड स्टोन बहुत वैल्यूएबल होता है पर कार्तिक की नजरों में बस ये एक इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ रिपोर्ट देने के यूज में लिया जा सकता है और ये जेड स्टोन ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से काफी दूर थे जिसका कंपैरिजन टेक्नोलॉजी से किया जा सकता था और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी से कंबाइंड थे वो एक अच्छी वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे और आज के इस मॉडर्न एरा में कार्तिक के लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा वर्थफुल थी।
कार्तिक जेड स्टोन के सर्कल में नहीं था, इसीलिए उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के मन में क्या चल रहा था और आखिर वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली सिर्फ ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन को लेकर के ही टेंशन में नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और भी रीजन था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास इससे पहले जो ग्रीन माउंटेन जेड माइन थी उससे इनको कितना प्रॉफिट हो रहा था, पर फैक्ट तो यही था कि उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड थी और अब इसका कंपैरिजन शुक्ला फैमिली के ओल्ड फाउंडेशन से नहीं किया जा सकता था। इसीलिए शुक्ला फैमिली सबसे ज्यादा जिस बात के लिए वरीड थी वो ये थी कि अगर ये न्यू एक्सिस्टेड ग्रीन जेड माउंटेन माइन दुनिया के सामने आ गई या किसी और को इस बारे में पता चल गया तो वो सब इसी माइन को पाने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट में बहुत सारी जेड माइन भी लॉन्च हो जाएंगी और साथ ही इस वजह से ग्रीन जेड इंडस्ट्री में सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली का अधिकार कम हो जाएगा और ऐसा होने पर इस जेड स्टोन के बहुत सारे व्यापारी मार्केट में आ जाएंगे और वो इस जेड स्टोन को बेचने के लिए अपनी रेट्स गिरा देंगे, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, उनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली जेड स्टोन इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप फैमिलीज में से आती थी और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं करने देना चाहता था कि उनकी कम रेट्स की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के स्टेटस पर कोई असर पड़े। और सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा सोचता था कि इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की बेस्ट क्वालिटी की जेड माइन पाने का राइट सिर्फ उसका था और किसी का नहीं। सिर्फ शुक्ला फैमिली ही इस टॉप जेड स्टोन माइन को पाने की क्वालिफिकेशन रखती थी और इस जेड इंडस्ट्री में भी सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही राज था और वो अपनी जगह किसी और को लेते हुए नहीं देख सकता था। सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर अगर कोई उसके सामने आकर उसके स्टेटस को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो सिद्धार्थ शुक्ला उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कुछ होने पर सिद्धार्थ उस इंसान को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि कार्तिक के पास भी बेस्ट ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन थी जहां पूरे वर्ल्ड का बेस्ट जेड स्टोन था। हालांकि ये माइन उस जगह पर लोकेटेड थी जहां कार्तिक खुद रहता था, पर कार्तिक इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एक बार उस आइलैंड पर बनी माइन से ग्रीन जेड स्टोन की माइनिंग स्टार्ट कर दी गई तो पूरे आइलैंड का इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा, जिसे फिर कभी भी सही नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए कार्तिक ने वहां पर अपना बैनर बना लिया था ताकि वहां पर जो ग्रीन जेड स्टोन माइन बनी हुई थी वो परमानेंटली सील हो जाए और उस तक कोई पहुंच न पाए। और वैसे भी कार्तिक का खुद का तो कभी ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि वो उस माइन से जेड स्टोन निकालकर मार्केट में बेचे ताकि वो और ज्यादा अमीर हो जाए, क्योंकि कार्तिक तो ऑलरेडी बहुत रिच था, उसे इतने से रुपए के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि कुछ टाइम पहले कार्तिक को अपने आइलैंड पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और उसके पास उतना ज्यादा फंड अवेलेबल नहीं था, पर उस सिचुएशन में भी कार्तिक ने कभी भी इस जेड स्टोन माइन को यूज करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में नहीं सोचा था। पर कार्तिक ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जेड स्टोन माइन को सील करने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला और उसकी फैमिली उसका पता लगाते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कार्तिक ने पब्लिकली इस बात के बारे में अनाउंस नहीं किया था कि उसके पास एक ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन है और ना ही इस बारे में किसी भी जेड स्टोन इंडस्ट्री सर्कल में किसी को मालूम था। तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में पता कैसे चला कि इस वर्ल्ड में इनके अलावा भी एक और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन है? सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को एक्सीडेंटली जब उस टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से बनी नटराज की मूर्ति के बारे में पता चला तो उन्हें इस जेड स्टोन की जनरल लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था। पर बस इन लोगों को इतना ही पता था कि ये जेड स्टोन माइन हाइजू में है और इसके अलावा इन लोगों को कुछ और नहीं पता था। इन लोगों को भले ही इस बात का पता चल गया हो कि ये जेड स्टोन माइन हाइजू में है, पर इन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि हाइजू में ये माइन कहाँ है और इसका ओनर कौन है। भले ही सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में पूरी बात नहीं पता हो, पर फिर भी वो उसका पता लगाने के लिए हाइजू तक आ ही गया था। इसीलिए कार्तिक इस बात को सोचकर थोड़ा नर्वस और थोड़ा वरिड था। सिद्धार्थ शुक्ला को कार्तिक की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसने बिना मतलब में हाइजू आने के बाद एक सयापे कर डाले थे। अगर कार्तिक ने सिद्धार्थ शुक्ला को ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को लेकर अपना इंटेंशन बता दिया होता तो शुक्ला फैमिली भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती और उन्हें इस बारे में आगे ज्यादा टेंशन नहीं होती। और अगर सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में पहले से ही पता चल जाता कि ये ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन कार्तिक की है तो सिद्धार्थ कभी भी इसे पाने के लिए हाइजू तक नहीं आता और ना ही इतनी सारी बिना मतलब की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। हालांकि इस बात की श्योरिटी नहीं थी और ये बस एक आइडियल असम्पशन था। कार्तिक भी शुक्ला फैमिली के बारे में नहीं जानता था और ना ही कार्तिक ऐसा कोई इंसान था जो जेड सर्कल से आता था। और वैसे भी ये जानने के बाद कि उसके आइलैंड पर एक टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड माइन है तो कार्तिक खुद इस बारे में शुक्ला फैमिली को बताने भला क्यों जाता। इसीलिए जैसे ही कार्तिक को सिद्धार्थ के इंटेंशन के बारे में पता चला तो कार्तिक एकदम से हैरान रह गया। हालांकि कार्तिक इस वक्त सिद्धार्थ के सामने इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे सिद्धार्थ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। कार्तिक के लिए तो ये ग्रीन माउंटेन जेड माइन बस एक माइन के अलावा और कुछ नहीं थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ उस माइन को लेकर इतना ज्यादा नर्वस क्यों था। कार्तिक इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए कार्तिक इस बारे में सिद्धार्थ को नहीं बताना चाहता था कि वो उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का ओनर है। और कार्तिक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कार्तिक को ये बात पता थी कि अगर सिद्धार्थ को उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन के बारे में पता चल गया तो वो किसी भी हालत में उस माइन को हासिल करके ही रहेगा। और वैसे भी कार्तिक इस वक्त तक माइन को लेकर सिद्धार्थ का पागलपन देख चुका था, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ इस बात के बेसिस पर कि ऐसी कोई माइन इंडिया के हाइजू में है और वो यहाँ आ जाता है तो जब उसे पता चलेगा कि कार्तिक ही उस न्यूली फाउंडेड ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन का ओनर है तो वो हर हाल में उसे पाने की कोशिश करेगा। कार्तिक को ये बात अच्छे से पता थी कि कुछ लोग अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं
और वो इसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ की फैमिली उन्हीं में से एक थी और वो अपनी फैमिली के स्टेटस और वेल्थ को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कार्तिक सिद्धार्थ को बिना वजह किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, तुमने अभी जो कुछ कहा मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम हाइजू किसी जेट माइन का पता लगाने के लिए आए हो तो मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात पर ऑनेस्ट रहे और तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। पर अब यहाँ ये बात कुछ डिफरेंट है। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना हैंड रेज करते हुए कार्तिक से कहा, क्या? पर यहाँ ये बात डिफरेंट क्यों है? तभी कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक की बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और सरप्राइज होते हुए उसने कार्तिक से कहा, क्या मैंने जो किया तुम उसे अपना ऑफेंड करना क्यों कह रहे हो? और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ वो क्या था? इन सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज तो मुझे हुआ है ना कि तुम्हें। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉस कार्तिक को नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ को ही हुआ था। भले ही सिद्धार्थ ने कार्तिक के लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और ना जाने क्या क्या किया था, पर फिर भी इन सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज सिद्धार्थ को ही हुआ था। सिद्धार्थ और उसके बचे हुए 1000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त किसी बॉल की तरह ग्राउंड पर लुढ़क रहे थे और उनमें से कोई भी कार्तिक से बच नहीं पाया था। क्या लगता है, क्या सिद्धार्थ जान पाएगा कि जिस ग्रीन माउंटेन जेट माइन को वो ढूंढ रहा था उसका ओनर कोई और नहीं बल्कि खुद कार्तिक ही था? आगे की बातें जानने के 1000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त किसी बॉल की तरह ग्राउंड पर लुढ़क रहे थे और उनमें से कोई भी कार्तिक से बच नहीं पाया था। हालांकि ये सही समय नहीं था कि कार्तिक इन सब के बारे में सिद्धार्थ से फिर से कुछ कहे या आर्ग्यू करे, क्योंकि पहले जो कुछ हो चुका था उसमें कार्तिक भी कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए ये बिल्कुल टाइम वेस्ट था। इसीलिए कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, अब पहले की बातों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पास में जाकर उनको ठीक नहीं किया जा सकता। और वैसे भी क्या तुमने मेरी टेरिटरी में आने के बाद और यहाँ पर ऐसे एक्शंस करने से पहले इस बात की परमिशन मुझसे ली थी? इस वक्त कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे ऐसा करना भी चाहिए था, क्योंकि इन सब में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ उसी की यानी सिद्धार्थ की थी। और अगर अब सिद्धार्थ ने कार्तिक के सामने अपना टेम्पर कम नहीं किया होता और पहले की तरह ही एरोगेंट बिहेवियर करता रहता तो कार्तिक और उसके लोग सिद्धार्थ को मार मार के सीधा करते थे। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस उसके 1000 से भी ज्यादा लोग थे और उन्हीं के दम पे वो इतना ज्यादा कूद रहा था। पर अब वो लोग तो बेचारे खुद कार्तिक से दया की भीख मांग रहे थे ताकि कार्तिक उन्हें छोड़ दे और यहाँ से जाने दे। और अब उन लोगों को साफ पता चल गया था कि हाइजू कार्तिक की टेरिटरी है। कार्तिक को जज करने के बाद, उसकी इतनी बड़ी आर्मी सबऑर्डिनेट्स को देखने के बाद सिद्धार्थ को कार्तिक की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता चल गया था और उसे ये रियलाइज हो गया था कि कार्तिक का बैकग्राउंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड से भी ज्यादा स्ट्रांग था। साउथ क्लाउड और म्यांमार की शुक्ला फैमिली में ऐसे बहुत से लोग थे जो सिद्धार्थ और इसकी फैमिली की बात मानते थे। शुक्ला फैमिली म्यांमार में एक लॉयल टेरेंट की तरह थी और वहाँ किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शुक्ला फैमिली को प्रोवोक कर सके। हालांकि सिद्धार्थ को ये बात पता थी कि वहाँ पर ऐसी बहुत सी रिच और हाई बैकग्राउंड वाली फैमिलीज थी जिनके बारे में इन सारे लोगों को अच्छे से नहीं पता था और नॉर्मली इन लोगों को उन रिच फैमिलीज के बारे में सुनने का और उन्हें देखने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। हालांकि अगर शुक्ला फैमिली एक बार अपनी हिडन स्ट्रेंथ को रिवील कर दे तो वो लोग शुक्ला फैमिली को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते थे। इसीलिए सिद्धार्थ नेचुरली कार्तिक को उसे हिडन रिच फैमिलीज में से एक मान रहा था और अब सिद्धार्थ को ये फील हो रहा था कि उसने एक्सीडेंटली किसी दीवार पर अपना सिर मार दिया है और उसने किसी बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया है। इनफैक्ट सिद्धार्थ अब इस वक्त जो कुछ भी सोच रहा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था और ऐसा कहा जा सकता था कि अगर सिद्धार्थ को कार्तिक के बारे में पहले से सब कुछ पता होता तो वो ऐसा करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। कार्तिक कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था और ना ही किसी हिडन फैमिली से था। कार्तिक की ट्रू आइडेंटिटी ये थी कि कार्तिक मित्तल फैमिली का वारिस था, जो कि वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में से एक थी। और जहां तक सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली सोच सकती थी या जहां तक उनकी पहुंच थी, उस हिसाब से शुक्ला फैमिली की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो कार्तिक मित्तल की फैमिली तक पहुंच सके और उनसे मिल सके या उनके कॉन्टैक्ट में भी आ सके। तभी सिद्धार्थ ने थोड़ा उदास होते हुए कार्तिक से कहा, ऑलराइट, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अनइंटेंशनली ही सही पर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्या ये कोई जोक है या मैं कोई बहुत बड़ा शो देख रहा हूँ जहाँ सॉरी कहते ही सामने वाले बंदे को माफ कर दिया जाता है और सिर्फ तुम्हारी ये बात कह देने पर क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक की ये बात सुनी तो उसने डरते हुए कार्तिक से कहा, तो फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरी फैमिली के पास भी कोई कम पावर्स नहीं है और अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, सो व्हाट, तुम्हारी शुक्ला फैमिली मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने की कोशिश मत करो। जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ गया, पर अपनी करंट सिचुएशन को देख के सिद्धार्थ कार्तिक के सामने जाके भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सका। सिद्धार्थ की गर्दन इस वक्त कार्तिक के हाथों में थी, इसीलिए अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो उसकी गर्दन को कार्तिक कभी भी मरोड़ सकता था। सिद्धार्थ ऑलरेडी कार्तिक के सामने झुक चुका था, पर कार्तिक अभी भी सिद्धार्थ के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ये सिंपली इम्पॉसिबल था। सिद्धार्थ को इस वक्त कार्तिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कार्तिक को अपनी शुक्ला फैमिली की स्ट्रेंथ दिखाए, पर उसे अच्छे से पता था कि ऐसे में कार्तिक भी उसे अपनी पावर्स दिखा सकता था जो उससे हर मायनों में ज्यादा थी। पर कार्तिक ने इन सेकंड जनरेशन के लोगों का पकोड़ा बना दिया था और मोना ने इन सब लोगों को मार मार के लाल कर दिया था। यहाँ तक कि इन लोगों के फेस तो ऐसे हो गए थे कि अगर एक बार के लिए ये खुद अपना चेहरा देख दे तो खुद को पहचानने से मना कर देते और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कार्तिक के अगेंस्ट जाएं। इस वक्त सिद्धार्थ के पास कहने के लिए कुछ और नहीं था, पर सिद्धार्थ के ग्रुप मेंबर्स कुछ पूछने के लिए एक्साइटेड थे।
जब सिद्धार्थ के ग्रुप मेंबर्स ने देखा कि उनके बॉस सिद्धार्थ और कार्तिक आपस में काफी टाइम से बातें कर रहे हैं, तो ये सारे लोग यही सोच रहे थे कि वो जरूर कुछ बहुत जरूरी है और शायद उन्हें बात करने में अभी और टाइम लगने वाला है। आफ्टर ऑल ये सारे लोग एक अच्छे सेकेंड रेट जनरेशन परिवार से थे। भले ही ये सारे लोग एक सर्कल से नहीं थे, पर फिर भी वो लोग अच्छी फैमिली से होने की वजह से एक दूसरे को फेस कर सकते थे। और इसीलिए उनमें से कुछ लोग कार्तिक की तारीफ करके और उसके बारे में कुछ अच्छा कह के कार्तिक को इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहते थे, ताकि आज का ये मैटर इजीली सेटल हो सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि सिद्धार्थ ने कार्तिक से इतने लंबे समय तक बात करने के बाद अपने इंटेंशन साफ साफ कार्तिक को बता दिए थे। हालांकि सिद्धार्थ और उसके लोग कार्तिक की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे, और ना ही सिद्धार्थ और उसके लोगों को ये पता था कि कार्तिक आखिर किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और उन लोगों को तो अब तक ये बात समझ भी नहीं आई थी कि उन्होंने कभी हाइजू में कार्तिक के बारे में सुना क्यों नहीं था, पर अब वो कार्तिक के बारे में ये सब कुछ जानना चाहते थे। तभी सिद्धार्थ के उन आदमियों में से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने स्माइल करते हुए कार्तिक से कहा, बॉस, हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता लगा कि आखिर अब है कौन। चलो ना, अब हम ये ड्रैगन किंग टेंपल वाला गेम नहीं खेलते हैं, और क्योंकि एक फैमिली को दूसरी फैमिली के बारे में पता तो होना चाहिए, और हमें तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही कार्तिक ने सिद्धार्थ के इस आदमी की बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम? फैमिली? तुमने आज मुझे इतना परेशान किया और अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे अपनी फैमिली कह के बुला रहे हो, और अब बस बहुत हो गया, अब हिसाब किताब बराबर करने का टाइम आ गया। जैसे ही सिद्धार्थ और उसके लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम हैरान रहे। उन्होंने तुरंत कार्तिक से कहा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, हम सबसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें जाने दो। तभी कार्तिक ने गुस्से से सिद्धार्थ और उसके आदमियों से कहा, बंद करो अपनी ये बकवास। क्या मैंने तुम में से किसी को भी कहा था कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा? और इतना कहकर कार्तिक ने चिल्लाते हुए अपने लेफ्ट और राइट साइड में खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन सबको उठाकर पानी में फेंक दो। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ और उसके आदमी बहुत ही हैरानी से कार्तिक से कहने लगे, क्या तुम हम लोगों को सच में पानी में फेंक दोगे? प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने हमें समुद्र में फेंक दिया हम सच में मर जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं अभी बहुत यंग हूँ और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, और अभी मुझे बहुत सी लड़कियां देखने भी जाने, प्लीज मुझे छोड़ दो, हेल्प हेल्प। इस वक्त चारों तरफ से बस यही आवाजें आ रही थी। इस वक्त सेकंड रेड जनरेशन का ये ग्रुप बस रोए जा रहा था और कार्तिक से अपनी जान की भीख मांग रहा था। रोने की वजह से इन लोगों के आंख और नाक से पानी बहने लगा था, और इन सेकंड रेड जनरेशन के ग्रुप में से कुछ तो ऐसे लोग थे जो कार्तिक की बात सुनकर इतना ज्यादा डर गए थे कि उनकी पैंट्स गीली हो गई थी और इस वजह से वहां पर स्मेल भी आने लगी थी। और तभी कार्तिक ने अपने नोज पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सब लोग थोड़ा जल्दी करो, इन लोगों को उठा के जल्दी पानी में फेंको ताकि ये लोग वहां ना भी लेंगे और इनकी बॉडी से स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ, पानी में गिरने के बाद ये लोग बचेंगे तो नहीं, फिर इनकी कार भी हमारे लिए यूजलेस होगी। ऐसा करो, इन कार्स को भी गार्बेज रिसाइकलिंग स्टेशन भेज दो, और कुछ नहीं तो स्क्रैप मेटल की तरह काम आ जाएंगे। अपने बॉस कार्तिक का ऑर्डर मिलने के बाद इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक की बात से सहमत होते हुए उससे कहा, ओके बॉस, जैसा आप कहें। कार्तिक के इतना बोलते ही वहां खड़े हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक की बात से सहमत हो गए, और यहाँ खड़े हर एक गार्ड को एक ही टाइम पर कार्तिक का ऑर्डर मिल चुका था। और फिर इन सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सेकंड रेड जनरेशन के लोगों को और उनके बॉडी गार्ड्स को पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। पलक झपकते ही एक के बाद एक इन सारे लोगों को पानी में फेंकने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये सीन बहुत ही लाइवली लग रहा था। जैसे ही इन लोगों को पानी में उठाकर फेंका जाने लगा तो उसे देखकर पास में खड़े बाकी के लोग रोते हुए तेज तेज चीखने लगे, और यहाँ तक कि वो जितना तेज चिल्ला सकते थे उतनी तेज चिल्ला रहे थे। इन सबकी चीख को सुनकर आसपास खड़े लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। साशा और स्टार मून कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा तो ये लोग बहुत हैरान हो गए थे, और इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को भी यही लग रहा था कि कार्तिक उन लोगों को समुद्र में फेंकने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बस इन सेकंड जनरेशन के लोगों को डराना चाहता था। पर किसे पता था कि कार्तिक ये सब सिर्फ उनको डराने के लिए नहीं बल्कि सच में उनके साथ ऐसा ही करने वाला था। हालांकि बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिन्हें अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि ये सब देख के तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उनके ये बॉस कार्तिक मित्तल थे जो पर्सनली इन गर्ल एम्प्लॉयज को बचाने के लिए यहाँ आए थे, और इसीलिए वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी। बल्कि ये लड़कियां तो ऐसा कह रही थी, आखिर इन सेकंड जनरेशन के लोगों को किसने कहा था कि हमारे बॉस कार्तिक से पंगा ले और उन्हें प्रोवोक करे? इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं, और अगर उन लोगों को पानी में कुछ खतरा हुआ भी या किसी को कोई नुकसान हुआ भी तो इन सब से हमारे बॉस कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर ये गर्ल एम्प्लॉयज आपस में कार्तिक के बारे में बातें करने लगे, यार अपने बॉस कितने ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, मुझे तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूँ तो जैसे जैसे वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन सेकंड जनरेशन के लोगों को पानी में उठाकर फेंक रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंच रही है। आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था कार्तिक इन सेकंड? यार बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम, आई विश मैं इनकी गर्लफ्रेंड होती। ओह, तो तुमने अपने दिल की बात कह ही दी, पर तुम वैसे तो बहुत सीधी दिखती हो, अब क्या हुआ? बॉस को देखते ही फिसल गई? ओफो, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? और वैसे भी इसमें गलत क्या है? हमारे बॉस हैं ही ऐसे कि हर कोई उन पे फिदा हो जाए, और बॉस की पर्सनालिटी भी कितनी ज्यादा डैशिंग है ना। पर्सनालिटी के साथ साथ मुझे तो बॉस का एटीट्यूड बहुत पसंद है। काश यार, कितना अच्छा होता अगर मुझे कभी बॉस के साथ अकेले में डिनर करने का मौका मिलता। मैं तो बॉस के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, नॉर्मली तो तुम सब कितने ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करते हो, और अब अपने ही बॉस के लिए ये सब कह रहे हो। इस वक्त बस में बैठी हुई सारी यंग गर्ल्स एक दूसरे से मजाक कर रही थी और हंस रही थी, और वो इस वक्त जिन भी तरह के कलरफुल जोक्स क्रैक कर सकती थी वो सब कर रही थी। और वैसे भी यहाँ इस वक्त सिर्फ लड़कियां ही थी, क्योंकि सारे मेल एम्प्लॉइज अलग बस में बैठे हुए थे, इसलिए ये हर तरह की बातें आपस में कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही इस तरह की बातें करते हैं, जब सारी लड़कियां एक साथ आ जाती है ना तो वो भी लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, और बेचारे लड़के उन्हें तो बेमतलब में ही सारी लड़कियां बदनाम करती रहती हैं। और इन लड़कियों की बातें तब और भी ज्यादा स्पाइसी और मजेदार हो जाती है जब उनके सामने अपने बॉस कार्तिक जैसा रिच, टॉल और हैंडसम लड़का खड़ा हो,
क्योंकि कार्तिक मित्तल हर लड़के का प्रिंस चार्मिंग और ड्रीम बॉय बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, और जितनी भी लड़कियां थी जो कार्तिक को जानती थी या उससे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड थी, वो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने के सपने तो हमेशा ही देखती थी। पर कार्तिक मित्तल बेचारा अकेला इतनों को कैसे संभाले। दूसरी तरफ इसी वक्त कार्तिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर इन सेकेंडरी जनरेशन के लोगों को पानी में गिरते हुए दिख रहा था, और साथ ही इन लोगों के साथ आए बॉडीगार्ड्स को भी पानी में फेंका जा रहा था। इस वक्त तक हजारों लोगों को पानी में फेंका जा चुका था और ये लोग पानी से बाहर निकलने के लिए चटपटा रहे थे। वो तो अच्छा था कि इस वक्त मौसम में थोड़ी गर्मी थी और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सूटेबल था, वरना अगर इस वक्त मौसम खराब होता और समुद्र का पानी ठंडा होता तो वो लोग ठंड के मारे ही मर जाते। इस वक्त सिद्धार्थ का मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पानी में फेंके जाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका मरना तो तय है, पर किसे पता था कि ये जगह उतनी ज़्यादा जोखिम भरी और खतरनाक भी नहीं थी जितना कि ये लोग इसके बारे में सोच कर डर रहे थे। और पानी में फेंके जाने के तुरंत बाद ही ये लोग वहाँ के सरफेस पर तैरने लगे थे। पर इन सबसे वो लोग खुश हो पाते उससे पहले ही सिद्धार्थ को कुछ अजीब सा फील होने लगा। सिद्धार्थ के मन में इस वक्त कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही थी, और जैसा ही उसने अपना सिर पानी के ऊपर की ओर करके देखा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि उसके लोग एक के बाद एक पानी में डूबते जा रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे और उनमें से कुछ लोगों के तो सिर भी डूबने लग गए थे। तभी सिद्धार्थ का सिर किसी चीज से टकरा गया और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। आह! सिद्धार्थ धीरे धीरे पानी में जाने लगा था, और तभी सिद्धार्थ ने अपना मुंह खोलकर उस पानी को अपने मुंह में भर लिया और फिर बाहर निकलने लगा। तब जाकर सिद्धार्थ फाइनली पानी के सरफेस पर आ गया, पर मुंह से समुद्र का पानी भरने की वजह से उनका मुंह बहुत ज़्यादा खराब और खारा हो गया था। समुद्र का पानी पेट में भर जाने की वजह से उसका पेट भी फूल गया था, और कुछ देर के बाद सिद्धार्थ को ये भी रियलाइज़ हुआ कि समुद्र के पानी की वजह से उसका मुंह तो खराब हुआ सो हुआ, बल्कि उसे इस वक्त उस पानी में यूरिन की स्मेल भी आ रही थी। तब जाकर सिद्धार्थ को ये रियलाइज़ हुआ कि पानी में गिरकर मरने के डर से इसके सबॉर्डिनेट्स इतना ज़्यादा डर गए थे कि इन लोगों ने कपड़े तक खराब कर लिए थे, और अब क्योंकि वो लोग पानी में आ गए थे इसलिए उनके कपड़े पानी में धुल गए थे। तो फिर इसका मतलब तो वो सब कुछ यहाँ के पानी में मिक्स हो गया था। जैसे ही सिद्धार्थ के मन में ये बात आई, उसका जी घबराने लगा। उसका मन इस वक्त वॉमिट करने का कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब सिद्धार्थ पानी में नीचे की तरफ जाने लगा था तो उसके मुंह में भी बहुत सारा पानी चला गया था। यही सब सोचकर हड़बड़ी में वो जल्दी से एक चट्टान तक पहुंच गया। सिद्धार्थ इस वक्त अपनी उंगलियों को अपने गले पर रखकर खुद को वॉमिट करने के लिए फोर्स करने लगा, क्योंकि उसके पेट में इस वक्त ये सारा गंदा पानी चला गया था, और ये सोच कर ही सिद्धार्थ को उबाक आई जा रही थी और इरिटेशन होने लग गई थी। सिद्धार्थ ने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि उसे अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। शुक्ला फैमिली का वारिस होने के नाते सिद्धार्थ हमेशा से ही एक बहुत अच्छी और लग्जरी लाइफ जीता आया था, पर आज उसके साथ ये सब हो रहा था। वॉमिट कर लेने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके जस्ट सामने की तरफ कार्तिक खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ की आंखों में खून तैर आया, और तभी उसने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, आई स्वेयर, तुम्हारी वजह से आज मेरी जो हालत हुई वो तुम्हें एक दिन इंटरेस्ट के साथ चुकाऊंगा। उस दिन तुम्हें तुम्हारे होने पर भी दुख होगा। इस वक्त कार्तिक वहीं किनारे पर खड़ा था, और जैसे ही कार्तिक ने देखा कि सभी लोगों ने सिचुएशन से डील कर लिया था, तब जाकर उसका मूड थोड़ा इम्प्रूव हुआ। कार्तिक काफ़ी दिनों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जल्दी ही उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ रहने के लिए और अपना काम करने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, और आज ऐसा हो भी रहा था, जिसके लिए कार्तिक ने एक डिनर बैंक्वेट पार्टी भी रखी थी। पर तभी ना जाने कहाँ से ये लोग आ गए और इन्होंने कार्तिक का सारा प्लान खराब कर दिया, और इस वक्त कार्तिक को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था, और इसीलिए कार्तिक इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। फॉर्चुनेटली पानी में गिरने के बाद इनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी, पर कार्तिक का तो मन कर रहा था कि वो इन लोगों को कोई और अच्छा खासा सबक सिखाए ताकि ये लोग उसे जिंदगी भर याद रखें। खैर इतना भी इन लोगों के लिए कम नहीं था, और उनकी ऐसी हालत देख के साफ पता चल रहा था कि उनकी अकल अच्छे से ठिकाने लग चुकी थी। पर अगर आज कार्तिक के इन स्टाफ मेंबर्स में से किसी को कुछ हो भी जाता ना, तो कार्तिक इन सेकेंडरी जनरेशन के लोगों को यहाँ से अपने देश जिंदा कभी लौटने नहीं देता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, क्योंकि कार्तिक में ये सब करने की पूरी हिम्मत थी, और वो अपने एम्प्लॉयज़ और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। वो तो सिद्धार्थ और उसके लोगों को कार्तिक के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसने इन लोगों को ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, वरना इससे भी ज़्यादा ही डिजर्व करते थे। और तो वो अच्छा था कि कार्तिक आज थोड़ी जल्दी में था, वरना कार्तिक भी छोड़ता नहीं इन्हें। आज कार्तिक ने इन सेकेंडरी जनरेशन के लोगों को और सिद्धार्थ को सिर्फ पानी में ही फेंका था, उन्हें समुद्र की सैर करवाई थी। पर सच्चाई तो ये थी कि कार्तिक बहुत ज़्यादा काइंड था, और उसने इस बारे में ज़्यादा माइंड नहीं किया था, इसीलिए ये लोग अब तक सही सलामत थे। इस वक्त कार्तिक ने उन लोगों को बस एक नज़र देखा जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद उनकी तरफ मुस्कुराने लगा और फिर वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। तभी कार्तिक ने अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने सारे लोगों से कहा, चलो आइलैंड चलकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आज तुम सबके लिए रात को बैंक्वेट पार्टी रखी है। जैसे ही स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की मैनेजर साशा और बाकी गर्ल और मेल एम्प्लॉयज़ ने ये बात सुनी तो वो बड़े खुश हो गए और खुशी से चीयर अप करने लगे। आज तक इन सब लोगों ने बस इस बारे में सुना ही था कि कार्तिक का मैनर कितना बड़ा और मैग्निफिसेंट है, पर आज इन लोगों को सब कुछ अपनी दो आंखों से देखने का मौका मिलने वाला था। तभी कुछ गर्ल एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगी। ओ ये दैट्स ग्रेट, तब तो आज रात को हमें बहुत मजा आने वाला है। वाह बॉस का मैनर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे बॉस का मैनर देखने को मिलेगा आज। मैंने तो आज तक इस बारे में सिर्फ सुना ही था कि बॉस का प्राइवेट आइलैंड एक पैराडाइज की तरह है, इसलिए इसे देखना तो बनता ही है। फाइनली आज हम लोगों को ये चांस मिल गया। यस, आज हम सब बॉस का मैनर देखेंगे। अरे यार, पर उसके लिए हमें यहाँ से बाहर भी तो निकलना होगा ना, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें बोट से बॉस के आइलैंड जाना होगा और तभी हम लोग मैनर देख पाएंगे। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ये सारे एम्प्लॉयज फिल्म के डायरेक्टर नवीन को फॉलो करने से पहले आज कार्तिक के मैनर जाने वाले थे,
ये लोग हमेशा से ही मुंबई हेडक्वार्टर में रहे थे और इन्हें कभी भी हाईजू आने का मौका नहीं मिला था। जब इन लोगों को इस बारे में पता चला कि ये लोग आज अपने बॉस के मैनर पर बैंक्वेट पार्टी अटेंड करने वाले थे, तो ये सारे लोग काफी एक्साइटेड हो गए और इनकी खुशी इनके चेहरे पे साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि फाइनली इन लोगों को अपने बॉस का मैनर देखने का मौका मिलने वाला था। और वहां जाकर ये गर्ल एम्प्लॉइज सिर्फ बैंक्वेट पार्टी ही अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो हाईजू में रह के ही आगे का काम करेंगे। और इस दौरान इन लोगों को अपने बॉस के मैनर में आने के और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। तब शायद इन लोगों को अपने बॉस के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाए। इसी एक्साइटमेंट में कार्तिक के सारे एम्प्लॉइज ने फिर से शुरुआत की, पर आगे अभी भी सिद्धार्थ और बाकी सेकंड रेट जनरेशन के इन लोगों की स्पोर्ट्स कार की वजह से रास्ता ब्लॉक था। तभी कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक के कहने पर इन कार्स को रिसाइकलिंग फैक्ट्री में स्क्रैप मेटल की तरह भिजवा दिया। कार्तिक तो यहाँ से चला गया था, पर सिद्धार्थ और उसके बाकी के ग्रुप मेंबर्स अभी भी पानी में ही थे। इन लोगों में से जिन्हें तैरना आता था वो लोग तैर कर रीफ एरिया की तरफ आ गए थे और तब जाकर उन लोगों को चैन की सांस आई। और सेकंड रेट जनरेशन के जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन लोगों को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने रीफ एरिया तक पहुंचा दिया था, जो खुद इस वक्त पानी में ही थे। इस वक्त तक सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके ग्रुप मेंबर्स और बॉडीगार्ड्स बहुत सॉरी फील कर रहे थे। सिद्धार्थ और बाकी सेकंड रेट जनरेशन के लोगों के लिए उनकी हाईजू की ये ट्रिप एक फेलियर से ज्यादा और कुछ नहीं थी। और जब से आए हैं ये लोग, तब से अब तक इन लोगों को इस बात का पता नहीं लग पाया कि ये कार्तिक आखिर है कौन, क्योंकि उन्हें कम से कम इस बात का पता तो होना चाहिए कि जिसने आज उनकी ऐसी हालत कर दी थी आखिर वो कौन था। हालांकि इन लोगों के मन में अभी भी ये बात घूम रही थी कि कार्तिक इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन होने के बाद भी इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को छिपा क्यों रहा है। इसका तो यही मतलब हो सकता है कि कार्तिक पावरफुल पर्सन नहीं था, क्योंकि अगर वो पावरफुल पर्सन होता तो वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छिपाता। क्या लगता है अब क्या करेगा सिद्धार्थ? क्या वो कार्तिक से अपनी इंसल्ट का बदला लिए बिना अपने देश साउथ क्लाउड चला जाएगा, या के मन में अभी भी कार्तिक इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन होने के बाद भी इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को छिपा क्यों रहा था? इसका तो यही मतलब हो सकता था कि कार्तिक पावरफुल पर्सन था ही नहीं, क्योंकि अगर वो पावरफुल पर्सन होता तो वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छिपाता। तभी सिद्धार्थ के लोगों ने उसे कहा, बॉस वो इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट था। हाँ ये सही कह रहे हैं, और इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो बस थोड़ा मस्ती ही कर रहे थे, और उसे हम लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। दिस इज टू मच। आज ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, हम उसे मजा चखा कर रहे हैं। राइट, हम साउथ क्लाउड से यहाँ हाईजू बहुत सारे लोग लेकर नहीं आए, इसीलिए हमारे साथ ये सब हुआ है। पर अब मुझे लगता है कि हमें भी अपनी फैमिली को कॉल करके अपने बाकी लोगों को यहाँ बुला लेना चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी की तरह हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते तो आज हम उन लोगों से नहीं हारते। अपने लोगों की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगा। हालांकि कार्तिक ने आज जो अपनी स्ट्रेंथ इन लोगों के सामने दिखाई थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, और उसके साथ कई हजार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उसके कहने पर अपनी जान भी देने को तैयार थे। हालांकि सिद्धार्थ की फैमिली भी इतने लोगों को अरेंज कर सकती थी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। पर फिर भी ये लोग कार्तिक का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कार्तिक किसी जंगल के शेर की तरह था और जो भी उसे पंगा लेगा वो मारा जाएगा। देखा जाए तो अगर सिद्धार्थ शुक्ला अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता तो वो इस वक्त 10,000 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता था। पर आज बात सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं थी, बल्कि उसके 1000 से भी ज्यादा लोगों की थी, क्योंकि कार्तिक ने सिद्धार्थ के साथ उसके सारे लोगों को पानी में उठाकर फेंकवा दिया था। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली जितनी ज्यादा पावरफुल थी उतनी पावरफुल उसके बाकी के ग्रुप मेंबर्स की फैमिली नहीं थी, पर फिर भी इनमें से किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। तभी सिद्धार्थ ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस तुम सही कह रहे हो, हम इस मामले को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते, और वैसे भी उस इंसान ने अब तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, इसीलिए हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। चलो चलकर देखते हैं कि वो लोग कहाँ गए। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके आदमी कहने लगे, ये बॉस ही हो सकते हैं जो इस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं। चलो अब पहले चल के देखते हैं कि वो लोग आखिर कहाँ गए और वो लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसीलिए हमें तुरंत निकल लेना चाहिए। दैट्स राइट, क्योंकि अगर पुजारी भाग गया तो हम लोग मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर हमें उन लोगों से बदला लेना है तो हमें पहले चलकर उनके घर को ब्लॉक करना होगा, ताकि वो लोग हमारे हाथ लग सकें, और हमें उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा, क्योंकि अब मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम ही नहीं बल्कि हम में से कोई भी अब ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी अभी कॉल करके अपने बाकी के लोगों को यहाँ बुलाता हूँ। आज रात हम लोग उनसे अपना बदला लेकर ही रहेंगे। हाँ, मैं भी अपनी फैमिली को कहकर अपने लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने लोगों की बात सुनी, उसमें एक बात फिर से जोश आ गया और उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। इस वक्त उसे दिल ही दिल में अपने लोगों की बातों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि उसकी तरफ अभी बहुत सारे लोग हैं और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अब मुझे उस इंसान से बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या हुआ अगर हाईजू मेरी टेरिटरी नहीं है? इतनी पावरफुल फोर्स को देखने के बाद किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे अगेंस्ट जाएगा और हमें रोकने की कोशिश करेगा? वहीं दूसरी तरफ साशा और बाकी सारे लोग शिप पर आ गए थे, और ये शिप यहाँ पर इन लोगों को पिक करने के लिए मैनेज की गई थी। हालांकि इन लोगों ने ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिद्धार्थ वापस से भी इन लोगों पर कोई अटैक कर सकता है, इसीलिए ये लोग अपने साथ ज्यादा क्रू लेकर नहीं आए थे। ये हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ कार्तिक की चार्टर्ड एरोप्लेन से आए थे, और उसके बाद प्लेन वापस चला गया था, और इसीलिए अगर इन सारे लोगों को आइलैंड पर पहुंचना था तो ये सिर्फ शिप से ही वहां जा सकते थे। पर इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ उस शिप से वहां नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्हें टुकड़ों में जाना होगा। तभी विवान ने कार्तिक से कहा, बॉस आप पहले चले जाओ, उसके बाद हम लोग वहां आ जाएंगे। विवान की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, हाँ यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए कार्तिक ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को शिप में बैठा दिया और फिर जाने लगा। कार्तिक ने इस वक्त विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं वेट करने के लिए कह दिया, ताकि वो अगली ट्रिप में जा सके। शिप में एक साथ इतने सारे लोग नहीं जा सकते थे, इसीलिए कार्तिक को इसे 2 टीम्स में डिवाइड करना पड़ रहा था।
इस वक्त यहाँ काफी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे और ये सारे लोग एक ही बार में बोट से आइलैंड के लिए नहीं जा सकते थे। इसीलिए जब तक ये बोट आइलैंड पर जाकर वापस नहीं आ जाती तब तक इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ रहकर वेट करना था। वहीं सिद्धार्थ और उसके लोग इस वक्त तैरते हुए किनारे पर आ गए थे और पानी से बाहर आ जाने के बाद ये लोग सुपरमार्केट चले गए। वहां जाकर इन्होंने कुछ कपड़े खरीद लिए ताकि ये अपने गीले कपड़ों को बदल सके और ये सब करने के बाद ये लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे। और इसके बाद इन लोगों ने कार्तिक और बाकी लोगों के बारे में आसपास में पूछना शुरू कर दिया और जैसे ही इन सेकेंडरी जनरेशन के लोगों की नजर बोट पर इंतजार कर रहे हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई तो ये लोग वहीं रहकर इनका ध्यान रखने लगे, क्योंकि अगर ये लोग इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के करीब जाते और वो इन्हें पहचान जाते तो इनका प्लान तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता। इसीलिए इस वक्त ये लोग दूर रह करके इन पर अपनी नजर बनाए रखे हुए थे। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने देखा कि ये टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स टुकड़ों में शिप से जा रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ के लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, क्या ये लोग हाइजू से नहीं, ये लोग शिप से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हाइजू में भी बहुत सारे आइलैंड है, शायद ये लोग उन्हीं में से किसी पर जा रहे होंगे। अपने लोगों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अपने लोगों से कहा, वेल आगे ही कुछ होगा, तुम किसी को इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए बोर्ड पर भेजो, पर हाँ बी केयरफुल, हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके एक बॉडीगार्ड ने सहमत होते हुए उससे कहा, ओके बॉस, वहां मैं जाऊंगा। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि बोर्ड पर जाने के बाद कहीं उसका बॉडीगार्ड गलती से कार्तिक के आदमी से ही कार्तिक के बारे में ना पूछ ले या कार्तिक के आदमियों द्वारा एक्सपोज ना हो जाए। इसीलिए सिद्धार्थ इस वक्त पोर्ट पर अपना सिर्फ एक ही गार्ड भेज रहा था। ये एक पब्लिक पोर्ट था जिस पर कोई भी आ सकता था, पर यह पोर्ट कार्तिक टेम्परेरीली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के यूज में लेता था, पर यहाँ कार्तिक के कमांड के अंडर कुछ नहीं था। इसीलिए सिद्धार्थ को इस बात को लेकर तो कहीं कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी। जिस बॉडीगार्ड को सिद्धार्थ ने पोर्ट पर भेजा था वो बॉडीगार्ड बहुत ही क्लेवर था। वहां पहुंचने के बाद उस गार्ड को वहां सबसे पहले एक ओल्ड मैन दिखा और उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो काफी सालों से यहीं आसपास में रहता है। तभी उस गार्ड ने वहां जाकर एक सिगरेट अपने हाथों में लिया और उसे जलाकर पीने लगा और वहीं खड़े रहकर मौके की तलाश करने लगा। तभी उसने वहां खड़े उन लोगों से इंक्वायरी करते हुए कहा, भाई वो लोग जो अभी यहाँ से गए थे ये कौन है? यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी और देखने में भी वो लोग काफी इम्पोजिंग लग रहे थे। वो ओल्ड मैन जो वहाँ पोर्ट पर खड़ा हुआ था उसे नहीं पता था कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे और उनका रियल इंटेंशन क्या था। इस ओल्ड मैन को तो यही लग रहा था कि ये वहाँ पर उससे बात करने के लिए ही खड़ा है और नॉर्मली ही पूछ रहा है। इसीलिए उस ओल्ड मैन ने स्माइल करते हुए उस गार्ड से कहा, तुम यहाँ के नहीं लग रहे, तुम किसी दूसरे देश से आए हो ना, इसीलिए ये बिल्कुल नॉर्मल है कि तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। इस ओल्ड मैन की बात सुनकर इस गार्ड ने उसे स्माइल करते हुए कहा, मैं आज यहाँ आया हूँ। तभी उस ओल्ड मैन ने उस गार्ड को बताते हुए कहा, ये कार्तिक मित्तल के गार्ड्स हैं जो अभी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड जा रहे हैं, पर इससे पहले यहाँ इतने लोग कभी नहीं दिखे और दिखे भी तो 10 से ज्यादा कभी नहीं दिखे और मैं खुद इतने सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। जैसे ही उस गार्ड ने उस ओल्ड मैन की बात सुनी तो उसने पजल्ड होते हुए कहा, कार्तिक। जब उस ओल्ड मैन ने उस गार्ड के कंफ्यूजन को देखा तो उसने कार्तिक के बारे में उसे आगे बताते हुए कहा, ओह अच्छा, मैं तुम्हें कार्तिक सर के बारे में बताऊं तो ये बहुत बड़े बैकग्राउंड से हैं। इस वक्त उस ओल्ड मैन का ध्यान तो सिर्फ बातों में था और वो उस गार्ड को सब कुछ बताया जा रहा था। ये ओल्ड मैन खुद से उस गार्ड को कार्तिक के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट्स तक लगातार इसी तरह बात करते रहने के बाद उस गार्ड को कार्तिक की जनरल सिचुएशन लगभग समझ आ गई थी और अब उस ओल्ड मैन को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि उसके पास कार्तिक के बारे में जो कुछ भी बताने लायक था उसने वो सब कुछ बता दिया और अब उसके पास बताने लायक कुछ भी नहीं। तभी उस गार्ड ने उस ओल्ड मैन के हाथों अपनी सिगरेट का पूरा बॉक्स रखते हुए कहा, ओह अच्छा, पर अब हमें ये बात यहीं रोकनी होगी क्योंकि मुझे कोई काम याद आ गया और हाँ, ये सिगरेट का बॉक्स अब आपका हुआ। और इतना कहकर वो गार्ड वहां से निकल लिया। वहीं वो ओल्ड मैन अभी भी वहीं खड़ा रहा और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। इस वक्त वो ओल्ड मैन उस सिगरेट के बॉक्स को देखकर स्माइल कर रहा था। वैसे आजकल इतने जनरस पर्सन कम ही देखने को मिलता है। अब तक ये गार्ड भी सिद्धार्थ के पास कार्तिक के बारे में सारा मसाला लेकर आ गया था। तभी इस गार्ड ने अपने बॉस सिद्धार्थ को कार्तिक के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसे अभी भी उस ओल्ड मैन से पता चला था। और जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक के बारे में सुना तो वो दंग रह गया और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या उस कार्तिक के पास खुद का आइलैंड है और एक टूरिस्ट कंपनी भी है और वो अपने उस प्राइवेट आइलैंड पर रहता है? तभी उस गार्ड ने सिद्धार्थ की बात का रिप्लाई करते हुए कहा, बॉस मुझे भी लगता है कि जरूर ऐसा ही कुछ है। बॉस क्या हमें भी एक बोट लेकर उन लोगों के पीछे चले जाना चाहिए? इस वक्त तक सिद्धार्थ एक बहुत ही गहरी सोच में डूब गया। वो वहां जरूर जाएगा पर वो अभी भी अपने दुश्मन को अलर्ट नहीं होने देगा। इस वक्त सिद्धार्थ भी जल्द से जल्द कार्तिक के पीछे जाना चाहता था। अपने बाकी के गार्ड्स को मिलाने के बाद सिद्धार्थ के पास भी अब 10,000 बॉडीगार्ड्स हो गए थे। क्या रिएक्शन होगा कार्तिक का सिद्धार्थ और उसके लोगों को अपने